गुड मॉर्निंग। आज अपन कल जो होमवर्क दिया था उसको देखेंगे। आज कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैंने क्या क्या होमवर्क दिया था? कल मैंने बोला था एक तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, बीटा ग्लूकोज का पहला कार्बन, बीटा ग्लूकोज का चौथा कार्बन, और हमने स्पेशली मेंशन किया था कि पॉलीमर है ये। अभी अपन पॉलीसेकेराइड्स चालू कर दिए हैं, है ना, मतलब डाइसेकेराइड्स तो खत्म हो गए। अभी अपन ने क्या चालू किया है? अभी अपन ने चालू किया है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स में अब पहला जो है वो है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज नाम का जो पॉलीसेकेराइड है वो है बीटा ग्लूकोज का पहला, बीटा ग्लूकोज का चौथा। तो सबसे पहले अपन बीटा ग्लूकोज बनाते हैं। बीटा ग्लूकोज बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? CH2OH जो है उसी के प्लेन में एनोमेरिक कार्बन का OH रहना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो ये वाला O और इसके बाजू में अगेन बीटा ग्लूकोज, अगेन बीटा ग्लूकोज, यहाँ पर OH नीचे रहेगा तो इसका OH जाएगा, इसका H गया, और इस ऑक्सीजन की मदद से ये पहले कार्बन को जोड़ लेगा। सॉरी, ये फोर्थ कार्बन को जोड़ लेगा। देख लो, दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन के सर पे है सिक्स्थ कार्बन। ये है सिक्स्थ कार्बन, ये है फिफ्थ कार्बन, ठीक है। ये है फोर्थ कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है फर्स्ट कार्बन ये वाले मॉलिक्यूल का, और ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब यहां तक मैक्सिमम लोगों ने सही बनाया, पर द प्रॉब्लम इज कि इतना बनाकर छोड़ दिया, मेरे को भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया। अपने को सिर्फ इतना बनाकर छोड़ना नहीं है। मैंने कल स्पेशली होमवर्क देते वक्त मेंशन किया था कि इट इज अ पॉलीसेकेराइड। अपन अभी पॉलीसेकेराइड चालू कर दिए तो दो मॉलिक्यूल्स अगर अटैच होगा एक दूसरे को तो उसको पॉलीसेकेराइड बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो फर्स्ट कार्बन है इसका, ये फर्स्ट कार्बन को फिर से ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज के अगले मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन अटैच हो जाएगा। फिर से बीटा ग्लूकोज के एक और मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन अटैच हो जाएगा। ठीक है। फिर से ये जो है तीसरा वाला, इसको अगले वाले बीटा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन अटैच हो जाएगा। ठीक है। फिर से बीटा ग्लूकोज के, अब एक्चुअली जगह खत्म हो गई एज यू कैन सी, अदरवाइज ये भी कोई पॉलीसेकेराइड नहीं है। क्यों पॉलीसेकेराइड नहीं है? क्योंकि 1 2 3 4 5, देख लो, 1 2 3 4 5, 5 ही मॉलिक्यूल्स अटैच हो पाए हैं, तो ये भी कोई पॉलीसेकेराइड नहीं है ना। इसको डॉट 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 तो भी करना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि पॉली का मतलब क्या है? मोर देन 10 ना,
2 to 10 वाले तो ऑलिगोसेकेराइड्स है। सेल्यूलोज इज नॉट एन ऑलिगोसेकेराइड, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, तो उसमें ऑब्वियसली मोर देन 10 रहेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे को होमवर्क भेजा उनका बस एक ही गलत था कि उन्होंने ये जो बॉन्डिंग है बॉन्डिंग सही बनाई, बीटा ग्लूकोज बनाया, OH को ऊपर बनाया, सब सही किया, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स बनाकर छोड़ दिया। देन इट वुड बिकम, व्हाट वुड इट बिकम, देन इट वुड बिकम डाइसेकेराइड। अपने को डाइसेकेराइड नहीं, अपने को पॉलीसेकेराइड बनाना है। दिस वाज द ओनली थिंग। बस इसीलिए मैंने कल तुमको होमवर्क दिया था। अमाइलोज एंड ये अमाइलोज तो ठीक है, अमाइलोपेक्टिन तो तुम बना नहीं पाओगे ऐसा भी मेरे को लगा था, मेरे को वो चेक भी नहीं करना था। मेरे को बस ये चेक करना था कि अमाइलोज और सेल्यूलोज में तुम मतलब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स अटैच करते हो क्या एक दूसरे को। दैट वाज द ओनली थिंग आई वांटेड टू सी। ठीक है, ओनली 1 स्टूडेंट डिड दैट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तुम्हारा जो बॉन्डिंग था वो सही था। पॉलीसेकेराइड मतलब 1 2 3 4 5 और उसके आगे और भी बहुत सारे, अभी जगह ही खत्म हो गई इसलिए, बट एटलीस्ट मोर देन 10 रहने चाहिए, 11 तो भी रहने चाहिए एटलीस्ट, तभी तुम उसको पॉलीसेकेराइड बोल पाओगे, नहीं तो तुम्हें उसको ऑलिगोसेकेराइड बोलना पड़ेगा, है ना, फिर वो नहीं चलेगा। तो ये हो गया सेल्यूलोज। तो तुम लोग जब बनाओगे तो देखो प्रिफरेबली इफ पॉसिबल वैसे बहुत ही छोटा ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, तभी वो 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो पाएंगे। और तुम तो नोट्स बनाते होंगे तो कॉपी को सीधा रखते होंगे, मैं तो भी हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ी और जगह मिल गई। तो जैसे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ मैं फिजिकल क्लासेस में, तो वहाँ पर तो बन जाता है, बोर्ड पे जगह रहती है, बट ऑब्वियसली कॉपी में जगह नहीं रहेगी। तो देख लेना, पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि अपने को डॉट 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 बना दो या फिर लिख दो कि hundreds ऑफ सच मॉलिक्यूल्स विल बी अटैच्ड इन दिस वे। ऐसा 3-4 मॉलिक्यूल्स जोड़ के एक दूसरे को एटलीस्ट ऐसा तो भी लिख दो, सो दैट जब तुम पढ़ाई करोगे इसकी 2 साल बाद नीट के लिए रिवीजन करते वक्त, तो तुमको ध्यान में रहेगा कि ये पॉलीसेकेराइड है। वैसे सबको पता ही है सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है, पर 2 मॉलिक्यूल्स बना के नहीं रुकने का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की तरफ। अब स्टार्च जो है उसमें मैंने बोला था कि इट इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स, है ना, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। तो उसका भी स्ट्रक्चर अभी अपन देख लेते हैं। उसमें भी मेरे को लगा नहीं था कि अल्फा 1,6 को जोड़ पाएंगे बच्चे, लेकिन अल्फा 1,6 को भी जोड़ा बच्चों ने अच्छे से। द ओनली प्रॉब्लम वॉज लैक ऑफ पॉलीमर। ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं अभी। अब देखो, अभी स्टार्च में क्या रहेगा, स्टार्च में रहेगा अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में मैंने तुमको बताया था कि अल्फा 1,6 रहता है, बट इट इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग नहीं है, मैंने झूठ बोला था तुम लोगों से। इसमें अमाइलोपेक्टिन में तुमको अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन अटैच टू 6th कार्बन ऑफ नेक्स्ट अल्फा ग्लूकोज, ये मिलेगा, ऐसा मैंने झूठ, ये मिलेगा ऐसा बताया था। ये झूठ नहीं है, ये मिलता है, लेकिन साथ ही साथ अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन अटैच्ड टू 4th कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसके कारण अमाइलोपेक्टिन के कारण क्या होता है, स्टार्च जो है, स्टार्च अमाइलोपेक्टिन के कारण क्या होता है, स्टार्च में इंट्रोड्यूसेस ब्रांचिंग। स्टार्च के स्ट्रक्चर में जो ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 वाला जो बॉन्ड है उसके कारण ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होती है, वेरस अमाइलोज जो रहेगा वो मोस्टली अल्फा 1,4 ही रहेगा। इसका मतलब अमाइलोज में भी अल्फा 1,6 रहता है, क्योंकि मैंने मोस्टली वर्ड यूज किया है, मैंने मोस्टली वर्ड यूज किया है जब, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमाइलोज में भी अल्फा 1,4 रहता है, सॉरी अल्फा 1,6 रहता है, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ अल्फा 1,4 नहीं लिखा ना, मोस्टली अल्फा 1,4 लिखा। तो यस, बात सही है, अमाइलोज में अल्फा 1,6 रहता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। अल्फा 1,6 इज मेनली फाउंड इन अमाइलोपेक्टिन।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन अलग नहीं बनाऊंगा, मैं दोनों को जोड़ दूंगा एक साथ। तुमको नहीं समझेगा कि अमाइलोज कहां पर खत्म हुआ और अमाइलोपेक्टिन कहां पर शुरू हुआ, ये तुमको नहीं समझेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। बहुत छोटा मॉलिक्यूल बनाता हूं सो दैट ऑलिगोमर पे मेरे को रुकना ना पड़े। कोशिश करता हूं कि मैं उसको पॉलीमर में कन्वर्ट कर सकूं। देखो अल्फा 1,4। अब मैं यहां पर ये ग्लूकोज वगैरह नहीं बनाया तो चलेगा ना, चलो पहले कुछ मॉलिक्यूल्स में बना देता हूं। ठीक है, ये है पहला कार्बन, अल्फा ग्लूकोज है क्योंकि O नीचे है CH2OH के अपोजिट में, और ये अगला वाला अल्फा ग्लूकोज। कैसे पता चला कि ये भी अल्फा है? क्योंकि O नीचे है ना, O नीचे है। इसके बाद नेक्स्ट वाला अल्फा ग्लूकोज, कैसे पता चला अल्फा है? क्योंकि O नीचे है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला अल्फा ग्लूकोज, कैसे पता चला कि अल्फा ग्लूकोज है? क्योंकि O नीचे है। ठीक है, नाउ वी आर एंटरिंग डेंजरस वाटर्स, मतलब अभी अपनी जगह खत्म होने को आ गई है, पेज की जगह खत्म होने को आ गई है। तो एक्चुअली अभी इतने जल्दी अल्फा 1,6 इंट्रोड्यूस नहीं होगा रियलिटी में। अभी कितने हुए? 1 2 3 4 5, जनरली 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद अल्फा 1,6 इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन अभी जगह खत्म हो जाएगी तो अभी मैं अल्फा 1,6 इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अल्फा 1,6 कैसे इंट्रोड्यूस होगा देखो, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा लंबा कर देता हूं ताकि अच्छे से तुमको दिखे, अच्छे से तुमको समझ में आए। देखो ये जो OH है इसका H जाएगा, ये अल्फा ग्लूकोज है तो इधर नीचे OH था ना, इसका H गया तो क्या बच गया अपने पास बच गया O। और इसके नीचे जो अल्फा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें जो CH2OH है उसका OH जाएगा, तो H2O बन के निकल जाएगा वो, इसका H और अगले वाले मॉलिक्यूल के CH2OH का OH है ना, तो बच जाएगा सिर्फ CH2 बराबर है। अगले वाले मॉलिक्यूल का CH2 है ये वाला जो O है ये इसी मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है, वेरएज ये वाला जो CH2 है ये अगले मॉलिक्यूल का CH2 है। अगले मॉलिक्यूल का OH कहां पर गया? तो निकल गया। इसका H कहां पर गया? तो निकल गया। इसका H और अगले मॉलिक्यूल का OH H2O बन के निकल गए। हो गया, ये बन गया अल्फा ग्लूकोज। और ये है 6th कार्बन, ये तो मानते हो। तो ये वाले अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, ये वाले अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन ये वाले के 6th कार्बन के साथ अटैच हो गया। नाउ दिस चेन विल अगेन कंटिन्यू एज अल्फा 1,4। नाउ दिस चेन विल अगेन कंटिन्यू एज अल्फा 1,4। फिर से 8-10 मॉलिक्यूल्स अल्फा 1,4 के तरीके से अटैच होंगे, फिर से एक अल्फा 1,6 से ब्रांचिंग आएगी, फिर से अल्फा 1,6 से ब्रांचिंग आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो फिर से एक बार, हाँ, O, फिर CH2, फिर ऐसा है ना, फिर से ये पहला कार्बन है, ये O, ये चौथा कार्बन है, फिर से ये पहला कार्बन है, ये O, ये चौथा कार्बन है। एंड सो ऑन।
कैसे होगा समझ में आ रहा है ना। देखो ये अल्फा कार्बन, अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, ये अल्फा ग्लूकोज का 6th कार्बन। यहाँ पर ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हो गई ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस। अब ये ब्रांचिंग कंटिन्यू होगी आगे। यहाँ पर मैं आगे कंटिन्यू नहीं करवा पा रहा हूँ ना, पेज खत्म हो गया, इसलिए मैं नीचे दिखा रहा हूँ तुमको कैसे कंटिन्यू होगा। अरे इधर ही क्यों, इवन इधर भी तो जा सकता है। ये 4th कार्बन है कि नहीं, इधर एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेगा जो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। नहीं समझे, देखो ये 4th कार्बन है कि नहीं, ये वाला 5th है, ये वाला 3rd है, ये वाला 2nd है ना। तो ये 4th कार्बन फिर से इधर अल्फा 1,4 बना लेगा। तो ये ब्रांचिंग आने के बाद चेन सिर्फ इधर ही भागेगी ऐसा नहीं है, इधर भी जाएगी, फिर इधर एक आधा ब्रांच आ जाएगा, इधर एक आधा ब्रांच आ जाएगा, ऐसा ब्रांचिंग चलते जाएगा। तो स्टार्च मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, स्टार्च मॉलिक्यूल को एनसीईआरटी ने ऐसा ड्रॉ किया है, ऐसा। ठीक है, ऐसे ब्रांचिंग रहेगा। ये ब्रांचिंग किस रीजन से इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ अल्फा 1,6 वाला बॉन्ड। अल्फा 1,6 वाला बॉन्ड अगर नहीं रहा तो ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस नहीं होगा। बराबर है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा 1,6 वाला जो ये है बॉन्ड है, उसको इंट्रोड्यूस करने का काम करता है ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम नाम का एंजाइम रहता है, वो अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 के चेन में बीच में ही एक अल्फा 1,6 धीरे से इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ रहा है। तुम लोगों ने अल्फा 1,6 मेरे को जिन्होंने बनाकर भेजा उन्होंने सही बनाया था, बट द प्रॉब्लम इज कि अपने को उसको पॉलीसेकेराइड बनाना है, अपने को 2 मॉलिक्यूल्स को चिपका के नहीं रुकना है। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स तुमने अल्फा 1,4 के बनाकर अगर छोड़ दिए तो क्या बनेगा मैं तुमको बताता हूं। देखो क्या बनेगा, ये देखो, है ना, मेल्टोज बनेगा ना। ये देखो अल्फा ग्लूकोज, OH in the opposite plane of CH2OH, OH in the opposite plane of CH2OH, 2 अल्फा ग्लूकोज है, पहला कार्बन एक चौथा कार्बन। तुमने अगर 2 ही बनाकर छोड़ दिए तो स्टार्च थोड़ी बनेगा, अमाइलोज थोड़ी बनेगा, फिर तो माल्टोज बनेगा। स्टार्च बनाने के लिए स्टार्च और माल्टोज में डिफरेंस क्या है, अल्फा 1,6 के अलावा अमाइलोज और माल्टोज में डिफरेंस क्या है। तो अगर 2 ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैच्ड रहे तो माल्टोज, एंड मोर देन 10 अटैच रहे तो अमाइलोज। समझे ना कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट है ना। सिर्फ इतना ही अगर बनाओगे तो फिर ये अमाइलोज थोड़ी बनेगा, तो माल्टोज बनेगा। ठीक है, अच्छा तुमने सलाइवरी अमाइलेज नाम की कंसेप्ट सुनी होगी 10th स्टैंडर्ड में, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। कि सलाइवरी अमाइलेज होता है जो डाइजेस्ट करता है इसको, स्टार्च को सलाइवा में, डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अमाइलेज क्या करता है, यही तो बॉन्ड तोड़ रहा है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अलग करता है। वो स्टार्च को सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता है, तुमने 10th में पढ़ा होगा कि वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है अमाइलेज नाम का एंजाइम। अमाइलोज को तोड़ने वाला अमाइलेज, कितना इजी है, अमाइलोज को तोड़ने वाला अमाइलेज, सो इजी, बहुत ही आसान है, दैट इज नॉट द इशू। तो थिंग इज कि वो उसको ग्लूकोज में नहीं तोड़ता है, वो पहले उसको माल्टोज में तोड़ता है, मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रेक करना शुरू करता है। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए तोड़ो, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए तोड़ो, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए तोड़ो, ऐसा। तो उसको बोलेंगे अपन सलाइवरी अमाइलेज, या इंटेस्टाइनल अमाइलेज भी रहता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज टू बी मोर प्रिसाइज, जो पैंक्रियास से रिलीज होता है। पर अमाइलेज का काम क्या है, अमाइलोज को तोड़ना। तो अमाइलोज को सीधा ग्लूकोज में नहीं तोड़ता है, पहले माल्टोज में तोड़ता है, मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद बॉन्ड तोड़ते जाएगा। फिर जो माल्टोज बनेगा उसको माल्टेज नाम का एंजाइम, एक ग्लूकोज अलग दूसरा ग्लूकोज अलग, ऐसा मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज को सेपरेट करेगा, फिर माल्टेज नाम का एंजाइम। ये सब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे, बट बस सलाइवरी अमाइलेज तुमको स्ट्राइक होता है क्या, पढ़ा है ना, ये वो सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि अमाइलोज को तोड़ता है वो, इसलिए उसका नाम अमाइलेज है। अमाइलोपेक्टिन को भी तोड़ता है ऑब्वियसली, रादर अमाइलोपेक्टिन तो फास्ट टूटता है एज कंपेयर टू अमाइलोज। ठीक है, पॉइंट इज कि उसका नाम वहां से पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है ना
कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम न्यूक्लिएज, लिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम टायरोसिनेज, है ना। तो फिर स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम स्टार्चेज क्यों नहीं, अमाइलेज क्यों? ऐसा कंफ्यूजन किसी के भी मन में, ऐसा क्वेश्चन किसी के भी मन में आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं बस। बाकी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पढ़ेंगे ही। उसका नाम स्टार्चेस न होते हुए अमाइलेज क्यों है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो अमाइलोज को तोड़ता है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 16 रहेगा, अमाइलोज में भी रह सकता है अल्फा 16, लेकिन अमाउंट बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर अल्फा 16 रहे बार बार तो उसको फिर अपन अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं इन दैट केस, ठीक है। तो अल्फा 16 कैसे इंट्रोड्यूस होता है एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये देखो अल्फा 16 ऐसे इंट्रोड्यूस होता है। ये CH2 को जानबूझ के मैंने खोला ताकि तुमको वैलेंसी देखने को मिल जाए, ठीक है। इधर मैंने CH2 को नहीं खोला है। तो ये अल्फा 16 इंट्रोड्यूस हो गया, सबने सही बनाया था, बस उसके बाद चेन को कंटिन्यू करना जरूरी है। सिर्फ 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया अपन ने तो वो डाइसेकेराइड हो जाएगा। अपने को डाइसेकेराइड नहीं बनाना है, अपने को पॉलीसेकेराइड बनाना है। अल्फा 16 बना, द चेन कंटिन्यूज इन बोथ डायरेक्शंस। फिर से एक आधा अल्फा 16 आता है, अगेन द चेन कंटिन्यूज। फिर से एक आधा अल्फा 16 आता है, अगेन द चेन कंटिन्यूज। ऐसा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर स्टार्च का रहता है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, स्ट्रक्चर तो इजी है। नाउ इट कम्स टू ग्लाइकोजन। अब सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज कैसा था, लीनियर पॉलीमर था। स्टार्च में ब्रांचिंग थी, ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हो रही थी अल्फा 16 के कारण, है ना। सिर्फ अल्फा 14 रहता तो ब्रांचिंग नहीं हुई रहती। सेल्यूलोज में सिर्फ बीटा 14 था, इसलिए सेल्यूलोज में ब्रांचिंग नहीं थी। चलो ठीक है, सेल्यूलोज और स्टार्च का डिफरेंस तो क्लियर है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है? जबकि स्टार्च में भी अल्फा 14 अल्फा 16 है और ग्लाइकोजन में भी अल्फा 14 अल्फा 16 है। तो फिर इनमें क्या डिफरेंस है कि ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स अपने ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और ग्लाइकोजन एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा रीजन ये अपन ने पढ़ा है बचपन में। जैसे पोटैटो, आलू में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो स्टार्च रहता है, वेरेज अपने मसल्स में, अपने लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो प्लांट और एनिमल है तो इसलिए केमिकल को अलग नाम दे दोगे क्या? इसमें कोई लॉजिक है क्या? इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। इसमें कुछ तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस होगा ना, क्योंकि भले ही अपन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ तो अपन मॉलिक्यूल्स रहे ना। जब एनिमल में मिलेगा तो उसको अलग नाम दोगे और प्लांट में मिलेगा तो उसको अलग नाम दोगे, ये कोई सही बात नहीं है। उसके कारण तो इसको अपन ने 2 अलग नाम दिए नहीं होंगे। जब ये भी अल्फा 14 अल्फा 16 है, ये भी अल्फा 14 अल्फा 16 है, फिर कभी अपन उसको स्टार्च, मतलब प्लांट के केस में अपन उसको स्टार्च और एनिमल के केस में अपन उसको ग्लाइकोजन क्यों बोलते हैं? अपन इन दोनों को अलग अलग क्यों बोलते हैं? द रीजन इज सिंपल। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेम है। इसमें भी अल्फा 14 है, इसमें भी अल्फा 14 है, इसमें भी अल्फा 16 है, इसमें भी अल्फा 16 है। बस इसका फर्क बस इतना है कि इसकी जो ब्रांचिंग है वो कम है, वेरएस ग्लाइकोजन की जो ब्रांचिंग है वो ज्यादा है। ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड, ठीक है, ग्लाइकोजन इज जस्ट मोर ब्रांच्ड। यहां पर स्टार्च में क्या होता है कि ब्रांचिंग अकर्स आफ्टर 25 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स। मतलब अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 ऐसा कब तक चलेगा? 25-30 तक चलेगा और उसके बाद एक अल्फा 16 आके ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होगी। वेरएज यहां पर ग्लाइकोजन में क्या होता है? ब्रांचिंग अकर्स आफ्टर 8 to 10 ग्लूकोज यूनिट्स। 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। ग्लाइकोजन में क्या होता है? 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद ब्रांचिंग, मतलब अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 ऐसा चल रहा है। ऐसे 8-10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच हो गया, उसके बाद ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी, एक अल्फा 16 आ जाएगा। समझे क्या? और प्लीज ये सर आपने इधर लेस बोला लेकिन नंबर तो ज्यादा है, ऐसा प्लीज मेरे को मत पूछना। अगर ऐसा डाउट तुम्हारे मन में आ रहा है तो खुद कॉमन सेंस लगाओ, खुद लगाओ कॉमन सेंस।
कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पूछने का, मैं नहीं बताऊंगा। स्टार्च में ब्रांचिंग लेस है इसलिए ब्रांचिंग आएगा 25-30 यूनिट्स के बाद। ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज्यादा है इसलिए ब्रांचिंग आएगा 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद। बस बाकी उनका सब कुछ सेम है, इसमें भी अल्फा 14, इसमें भी अल्फा 14, इसमें भी अल्फा 16, इसमें भी अल्फा 16। अगर किसी ने लीवर खाया, किसी ने अगर लीवर खाया तो लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो ही करेगा। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के लिए है तो इसको भी तोड़ेगा ही वो ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी सेम स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री के हिसाब से सेम है ना, बस ब्रांचिंग ज्यादा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अमाउंट, इंटेंसिटी, रेशियो ये सब कम ज्यादा है, बाकी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स सब कुछ सेम है। ऐसा भी नहीं कि एक जगह अल्फा ग्लूकोज एक जगह बीटा ग्लूकोज है, दोनों में अल्फा ग्लूकोज, दोनों में 1,4 एज वेल एज 1,6 वाले बॉन्ड्स, ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अपने को सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अपने को स्टार्च और ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बस एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज उसके पॉलीमर का नाम क्या है? फ्रुक्टोज के पॉलीमर का नाम है इनुलिन। फ्रुक्टोज के पॉलीमर का नाम है इनुलिन। ध्यान रहे प्लीज प्लीज प्लीज, इसको इंसुलिन नहीं बोलने का। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हार्मोन की तरह एक्ट करता है। आई एम सेइंग इनुलिन। फ्रुक्टोज के पॉलीमर का नाम है इनुलिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और चीज कि आयोडीन जो है वो रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच्ड है, बिकॉज स्टार्च इज ब्रांच, तो उसके ब्रांचेस में आयोडीन के मॉलिक्यूल जाके फंस जाते हैं। पर आयोडीन डज नॉट रिएक्ट, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विथ सेल्यूलोज, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विथ सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज है लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर चेन है। तो लीनियर मॉलिक्यूल होने के कारण, लीनियर चेन होने के कारण इसमें ब्रांचेस नहीं है, इसलिए उसमें आयोडीन आके नहीं फंस सकता। ठीक है, तो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके तो कलर दे देता है, ऑब्वियसली ग्लाइकोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन सेल्यूलोज के साथ रिएक्ट करके कलर क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज मैंने तुमको बोला था कि एक रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाली कंसेप्ट बता दूंगा, तो वो क्या है तुमको बता देता हूं। रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो एनोमेरिक कार्बन वाला OH है ना, एनोमेरिक OH, ठीक है, ये एनोमेरिक OH इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा यानी कम करेगा नहीं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिड्यूस बताया था पहले ही क्लास में कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है ना। तो ये जो OH है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, पर हाइड्रोजन सामने वाले के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, तो सामने वाला रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो सामने वाले को ये रिड्यूस कर रहा है, इसलिए एनोमेरिक ऑक्सीजन को अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, ये जो एनोमेरिक OH है इट रिएक्ट्स विथ फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया हुआ रिएजेंट है। इट रिएक्ट्स विथ फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसेस द रिएजेंट। ठीक है, रिड्यूसेस करता है मतलब उसको डिक्रीज करता है, उसको कम करता है क्या? नहीं, रिड्यूस करता है मतलब ऑक्सीडाइज रिडक्शन वाला रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो हर एक कार्बोहाइड्रेट का जो एनोमेरिक OH है वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ठीक है, सामने वाला जो मॉलिक्यूल है उसको रिड्यूस करेगा। अब यहां पर एक चीज होगी कि कोई भी अगर पॉलीमर है, कोई भी अगर पॉलीसेकेराइड है, तो क्या होगा देखो, ये इसका एनोमेरिक कार्बन है, तो ये एनोमेरिक कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हाइड्रोजन ऑलरेडी डोनेटेड है, उसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन नहीं है ना।
ये वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये भी, इसका हाइड्रोजन भी ऑलरेडी गायब है, तो फिर ये रिड्यूस कैसे होगा, करेगा सामने वाले को। ये वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन भी गायब है, कैसे रिड्यूस कर पाएगा सामने वाले को, है ना। ऐसी चेन जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी, लेकिन जहां कहीं ये सेल्यूलोज की चेन रुकेगी, ठीक है, ये मैंने अल्फा बना दिया, चलो ठीक है, अमाइलोज की चेन जहां पर भी कहीं ना कहीं तो रुकेगी। कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल रहने दो, कितना भी बड़ा पॉलीमर रहने दो, इनफाइनाइट तो नहीं रहेगा ना। इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स रहेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। जहां कहां रुकेगा, जहां कहीं भी रुकेगा, ये जो पहला कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है कि नहीं, तो ये फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा। लेकिन इधर इधर जो OH है ये एनोमेरिक OH है क्या? ये तो फोर्थ कार्बन है, तो ये रिड्यूस कर पाएगा क्या फेलिंग्स रिएजेंट को? नहीं कर पाएगा। मतलब कोई पॉलीमर अगर रहेगा, कोई पॉलीसेकेराइड अगर रहेगा, पॉलीमर नहीं, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि पॉलीमर तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अपने को स्पेसिफिकली पॉलीसेकेराइड की बात करनी है। अपने को प्रोटीन से मतलब नहीं है, अपने को DNA से RNA से मतलब नहीं है ना, अपने को पॉलीइथिलीन से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है फिलहाल पॉलीसेकेराइड से। तो कोई भी पॉलीसेकेराइड जो रहेगा उसके तरफ एक रहेगा रिड्यूसिंग एंड, ये वाला जो एंड रहेगा उसके चेन का, वो फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा क्योंकि इसके पास फ्री एनोमेरिक OH है। लेकिन यहां पर ये जो OH है ये फ्री है, लेकिन ये फ्री एनोमेरिक मतलब एनोमेरिक नहीं है, और ये वाला जो एनोमेरिक OH है वो फ्री नहीं है, वो बाउंडेड है इनर रिएक्शन, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो एक रिड्यूसिंग एंड रहेगा और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड रहेगा। प्रोटीन्स में अपन ने क्या बोला था, एक कार्बोक्सी टर्मिनल और एक अमीनो टर्मिनल, एक है ना कार्बोक्सी टर्मिनल या C टर्मिनल, और दूसरा अमीनो टर्मिनल मतलब N टर्मिनल, ऐसा अपन ने बोला था प्रोटीन्स में, बराबर है। पॉलीसेकेराइड्स में अपन कैसा डिस्क्रिप्शन देते हैं, रिड्यूसिंग एंड एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड, समझे, ठीक है। दूसरी बात, पॉलीसेकेराइड्स में तो खैर एक ही एंड रिड्यूसिंग रहता है, सुक्रोज तो पूरा ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। क्यों क्यों क्यों? आंसर तुम लोग बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी बताने वाला था लेकिन मेरे को ध्यान में आया कि रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना मजा आती है, ठीक है। तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, मैनोज रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, मेल्टोज रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। लेकिन अपना जो ये है सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, कंप्लीटली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई? यू विल मैसेज मी, ठीक है। और बाकी जो पॉलीसेकेराइड्स है उनमें एक रिड्यूसिंग एंड और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड रहेगा। तो आज जो मैंने लिखाया उसके नोट्स ले लो। यह है सेल्यूलोज, ये बीटा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो CH2OH वाले ही प्लेन में है। तो बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, और इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, है ना, ऐसा अटैचमेंट होते जा रही है। फिर स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 स्टार्च है, तो 25 से 30 यूनिट्स अटैच होंगे एक दूसरे को। उसके बाद ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होगी अल्फा 16 के फॉर्म में, फिर इधर भी अल्फा 14 इधर भी अल्फा 14, वो चेन भागती जाएगी, फिर से एक अल्फा 16 इंट्रोड्यूस होगा एंड सो ऑन, ऐसे ब्रांचिंग रहेंगे स्टार्च में। स्टार्च और ग्लाइकोजन में कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर 25-30 यूनिट्स के बाद ब्रांचिंग आते हैं, यहाँ पर 8-10 यूनिट के बाद आते हैं, तो इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ठीक है। और फ्रुक्टोज का जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है, उसका नाम क्या है? इनुलिन। इसको इंसुलिन बोलना है क्या? नहीं, क्या बोलना है? इनुलिन, ठीक है। आयोडीन रिएक्ट्स विद स्टार्च बट डज नॉट रिएक्ट विद सेल्यूलोज, क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल स्टार्च के मॉलिक्यूल में फंस सकते हैं, सेल्यूलोज में नहीं फंस सकते, क्योंकि वो लीनियर पॉलीमर है सेल्यूलोज, है ना। और रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब क्या होता है? तो एनोमेरिक OH जो है, ठीक है, एनोमेरिक OH क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी अगर पॉलीसेकेराइड है तो उसमें एक रिड्यूसिंग एंड रहेगा, क्योंकि उसका एनोमेरिक OH, देखो एनोमेरिक OH, ये एनोमेरिक OH है ना, उसने रिड्यूस करने के लिए वो फ्री तो रहना चाहिए। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका एनोमेरिक OH फ्री ही नहीं है, तो ये तो रिड्यूस कर नहीं सकता, तो ये वाला रिड्यूस करेगा। ये वाला फ्री है लेकिन एरोमेरिक नहीं है, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा फेलिंग रिएजेंट को। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड और रिड्यूसिंग एंड,
बाकी मोनोसेकेराइड्स तो सभी रिड्यूसिंग रहेंगे, डायसेकेराइड्स भी सभी रिड्यूसिंग रहेंगे एक्सेप्ट सुक्रोज। तो सुक्रोज रिड्यूसिंग क्यों नहीं रहेगा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, ये तुम लोग मेरे को बताओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम मेरे को मैसेज करोगे, ठीक है। तो विद दिस कार्बोहाइड्रेट्स इज ओवर, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ लिपिड्स। गुड बाय।